नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप देख रहे हैं खबरें अब तक। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक समझौते की जिसने भारत की आर्थिक तकदीर बदल दी है। बात होगी उस धर्म युद्ध की जिसने संतों को दो गुटों में बांट दिया है। साथ ही नजर डालेंगे महाराष्ट्र के उस पावर सेंटर पर जिसने पुराने सियासी किलों को हिला दिया है। और आखिर में दिखाएंगे अलीगढ़ का वो चेहरा जिसे देखकर आप भी कहेंगे, अरे ये तो बिल्कुल अखिलेश यादव है। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी पर कांग्रेस का हमला, खरगे बोले उनके लिए महिलाएं केवल वोट बैंक। मणिपुर से हटाया गया राष्ट्रपति शासन, एमएचए ने जारी की अधिसूचना। राहुल गांधी झूठ की दुकान और भ्रम की मशीन बन गए हैं, बोले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी ने किसी महिला को अध्यक्ष नहीं बनाया, बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। बंगाल का टारगेट किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई में बोली सीएम ममता। गाजियाबाद में 3 सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से कूद कर दी जान, कोरियन गेम की थी लत। मनोज बाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित पर विवाद, बायकॉट पर उठी मांग। लाडली बहन योजना का नाम अजीत पवार पर रखने की मांग, फडणवीस बोले सरकार करेगी विचार। सोने चांदी में रिकवरी जारी, चांदी 1,37,000 से ज्यादा सस्ती, सोना 23,000 रुपए टूटा। मामूली बढ़त के बाद बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 78 अंक उछला, निफ्टी 25,776 के हुआ पार। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करेंगे आज के खास मुद्दे के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं उस ऐतिहासिक सुनहरी डील की जिसने वैश्विक बाजार में भारत का डंका बजा दिया है। दिल्ली की गलियों से लेकर वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस तक सिर्फ एक ही चर्चा है, भारत यूएस ट्रेड डील। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक फोन कॉल ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद कुछ लोग छोड़ चुके थे। अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ को 50% से सीधे घटाकर 18% कर दिया है। यह सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं बल्कि ये मोदी कूटनीति की वो जीत है जिसने विरोधियों के मुंह पर ताला लगा दिया है। वहीं बीते दिन जब पीएम मोदी संसद परिसर पहुंचे तो नजारा देखने लायक था। फूल मालाएं और मोदी मोदी के नारों के बीच एनडीए सांसदों ने अपने नेता का अभिनंदन किया, स्वागत किया। लेकिन मोदी रुकने वाले नहीं, उन्होंने जीत के जश्न के बीच सांसदों को एक ऐसा टास्क दे दिया जिसने चुनावी सरगर्मी को और तेज कर दिया है। क्या है वो टास्क, आइए समझते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। दरअसल नई दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर खास उत्साह देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन में आयोजित एनडीए संसदीय दल की बैठक में पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। बैठक में भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर पीएम मोदी को सम्मानित भी किया गया। वहीं पीएम मोदी ने संसदीय दल की बैठक में साफ कहा कि दुनिया का नजरिया भारत के प्रति बदल रहा है। उन्होंने कहा, मैंने कहा था कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है और आज ये भारत के पक्ष में ट्विस्ट हो रहा है। अमेरिका द्वारा टैरिफ में भारी कटौती भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए संजीवनी साबित होगी। अब मेड इन इंडिया उत्पाद अमेरिका के बाजारों में और मजबूती से अपनी जगह बनाएंगे। आपको बता दें, पीएम ने सिर्फ बधाई स्वीकार नहीं की बल्कि एक्शन प्लान भी थमा दिया। उन्होंने एनडीए सांसदों को निर्देश दिए, बजट और इस ट्रेड डील के फायदों को जनता के बीच ले जाएं, विधायी बहसों में पूरी उपस्थिति रखें और मजबूती से अपना पक्ष रखें। हर जिले में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सम्मेलन आयोजित किया जाए ताकि स्थानीय स्तर पर गुणवत्ता का ध्यान दिया जाए। आपको बता दें, जहां एक तरफ जश्न का माहौल था वहीं विपक्ष ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने तीखे तेवर अपनाते हुए कहा कि विपक्ष चिढ़ा हुआ है। नड्डा ने कहा, जब ट्रंप टैरिफ लगाते हैं तब भी विपक्ष को दिक्कत थी और जब उन्होंने टैरिफ घटाकर पीएम की तारीफ की है तब भी उन्हें परेशानी है। उन्होंने ना विकास में रुचि है ना ट्रेड में, उन्हें सिर्फ राजनीति करनी है। सुनिए जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने देर रात कल
ट्वीट किया और उसमें कहा, प्रधानमंत्री जी की तारीफ करते हुए उसने कहा कि मैं उनका सच्चा दोस्त हूं एंड ही इज द ओनली स्ट्रॉन्ग लीडर लाइक मी। इस तरीके के शब्दों का उपयोग करते हुए उन्होंने यह कहा कि मैं टैरिफ को 25% से रिड्यूस करके 18% करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने उसका जवाब दिया और उसमें धन्यवाद दिया है। सरकार किसी बात से भी, कोई भी बात से चर्चा करने से पीछे नहीं रहती है, हमेशा आगे रहती है। मैंने आज भी इनको आश्वस्त किया कि गवर्नमेंट विल कम आउट ऑन ए सो मोटो स्टेटमेंट टुडे इटसेल्फ, वी आर रेडी फॉर इट। और हम चर्चा करने के लिए भी तैयार है। कौन सी बात का चर्चा आपने नहीं की? आपने जी राम जी कहा, उस पर हमने चर्चा की। आपने SIR कहा, हमने उस पर चर्चा की। आप देश में एक वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार कुछ छुपा रही है, सरकार चर्चा नहीं करना चाहती। अरे आपके पास मुद्दे नहीं रह गए। यू आर इशूलेस पार्टी नाउ, यू हैव गॉट नो इशू। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका बड़ा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है और ये एक तरीके से गैर राष्ट्रवादी व्यवहार है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इट इज एंटी नेशनल, इनको नेशन से कोई लेना देना नहीं है। वहीं बैठक में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मोदी सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड को सामने रखा। उन्होंने याद दिलाया कि भारत ने हाल ही महीनों में UAE, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, ब्रिटेन और अब अमेरिका के साथ जो डील की है वह साधारण नहीं है। ये भारत की बढ़ती आर्थिक साख का प्रमाण है। सुनिए। ट्रेड डील को तो मैंने बता दिया कि ऐतिहासिक ट्रेड डील 39 डेवलप कंट्रीज के साथ जो डील हुए हैं वो इस चीज को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जो डेवलप्ड कंट्रीज है सब लोग भारत के साथ तालमेल करके एक साथ काम करने चाहते हैं, पार्टनरशिप में काम करने चाहते हैं। इससे हमारे आम लोगों का जिंदगी में बहुत फायदा होने वाला है। ऐसे में साफ है कि भारत जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ मेज पर बराबरी के हक से बैठता है, ट्रंप और मोदी की ये केमिस्ट्री न केवल चीन जैसे पड़ोसियों के लिए एक कड़ा संदेश है बल्कि देश के भीतर मैन्युफैक्चरिंग की नई क्रांति की आहट भी है। विपक्ष भले ही शोर मचाता रहे लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि हम इसे मुद्दे पर संसद में स्टेटमेंट लाने और हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अब देखना यह है कि PM मोदी का ये 25 साल का विजन और अमेरिका से मिली जीत आने वाले चुनावों में जनता के दिल में कितनी जगह बनाती है। इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करते हैं अगले मुद्दे की तरफ। आज हम बात करेंगे उस जंग की जिसने संतों के बीच ही तलवारें खींच दी हैं। एक तरफ है शंकराचार्य स्वामी अवमित्रेश्वरानंद और दूसरी तरफ है अयोध्या के टाइगर जगत गुरु परमहंस आचार्य जी। जी हां, विवाद इतना गहरा गया है कि अब अयोध्या की सीमाओं पर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर की गई वो तीखी टिप्पणी जिसने संतों के सब्र का बांध तोड़ दिया है। परमहंस आचार्य ने 2-2 कह दिया है कि योगी जी से माफी मांगो वरना अयोध्या को भूल जाओ। ऐसे में आज हम दिखाएंगे कि कैसे एक बयान ने संतों की नगरी को 2 गुटों में बांट दिया। क्या ये गौ सेवा का आंदोलन है या इसके पीछे छिपा है 2027 का सियासी खेल। आपको बता दें, अयोध्या की तपस्वी छावनी से निकली आवाज आज पूरे प्रदेश में गूंज रही है। परमहंस आचार्य ने अवमित्रेश्वरानंद यानी शंकराचार्य से जो बयान पर तीखा प्रहार किया है उसमें मुख्यमंत्री की तुलना मुगल शासकों से की गई है। उन्होंने कहा है कि भगवा पहनकर सनातन के रक्षक का अपमान ये संत परंपरा नहीं बल्कि अधर्म है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को गुंडा राज से मुक्त कराया है। उन्हें औरंगजेब का बेटा कहना अक्षम अपराध है। सुनिए परमहंस आचार्य ने क्या कुछ कहा। देखिए, स्वामी अवमित्रेश्वरानंद जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी को उन्होंने कहा कि वो हुमायूं के बेटा अकबर और औरंगजेब हैं, इससे हम लोगों में नाराजगी है। और योगी जी मुख्यमंत्री के साथ साथ गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं। योगी जी के प्रति जो है जिस तरह से उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया है यह अत्यंत निंदनीय है।
इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य जब तक स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी अपने शब्दों को वापस नहीं लेंगे, जब तक वो योगी जी से क्षमा नहीं मांगेंगे, तब तक उनको अयोध्या में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, घुसने नहीं देंगे अयोध्या में। और योगी जी सनातन के सूर्य हैं। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है। आपकी शिकायत हो सकती है, लेकिन आपके जो शब्द हैं ये बिल्कुल अत्यंत निंदनीय है और अक्षम्य है। आप पहले अपने शब्दों को वापस लीजिए, नहीं जब तक आप अपने शब्दों को वापस नहीं लेंगे तब तक आपको अयोध्या में घुसने नहीं दिया जाएगा। वैसे भी स्वामी मुक्तेश्वरानंद का जो गोरक्षा को लेकर के आंदोलन चल रहा है ये राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि हमने कहा है गोवंश। मैं केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर एवं राज्य धरोहर घोषित करें, क्योंकि अगर केवल राष्ट्रमाता घोषित करेंगे तो गाय की रक्षा तो हो जाएगी, लेकिन बैल बछड़ा नंदी कटते रहेंगे, उनकी हत्या बंद नहीं हो पाएगी, तो संपूर्ण रूप से गौ हत्या बंद नहीं मानी जाएगी। इसलिए स्वामी मुक्तेश्वरानंद का जो आंदोलन है गोरक्षा को लेकर के वह ठीक नहीं है। वो तो केवल गाय के लिए कहते गाय राष्ट्रमाता हो, तो गाय राष्ट्रमाता हो जाएगी तो फिर आप नंदी को कैसे बचाएंगे, बछड़ा को कैसे बचाएंगे, बैल को कैसे बचाएंगे? इसलिए वहां न्याय का सूत्र नहीं लगेगा। मैं आशा करता हूं कि केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें हमारी बात को गंभीरता से लेंगी और गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कराएंगी और राज्य धरोहर, और पूर्ण रूप से गौ हत्या बंद होगी। अब मुक्तेश्वरानंद का जो गोरक्षा को लेकर के आंदोलन है यह सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। विपक्ष को जो है मजबूती देने के लिए, विपक्ष के इशारे पर सरकार को कमजोर करने के लिए इनका आंदोलन चल रहा है, जो सनातन के हित में नहीं है। और मैं सभी सनातनियों से ये आग्रह भी करूंगा कि जब तक स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती योगी जी के ऊपर दिए गए अमर्यादित बयान को वापस नहीं लेते हैं तब तक उनका बहिष्कार करें। आपको बता दें ये सिर्फ जुबानी जंग नहीं, परमहंस आचार्य ने अपने अल्टीमेटम को अंतिम चेतावनी बताया है। उन्होंने अपने शिष्यों और समर्थकों से आह्वान किया है कि अगर शंकराचार्य बिना माफी मांगे अयोध्या की दहलीज पर कदम रखेंगे तो उनका कड़ा विरोध किया जाएगा। उन्होंने इसे सनातन का बहिष्कार नाम दिया है। इतना ही नहीं, शंकराचार्य इन दिनों गाय को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन परमहंस आचार्य ने इस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। परमहंस ने शंकराचार्य के गौ आंदोलन पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि गाय सिर्फ बहाना है, असली मकसद विपक्ष को फायदा पहुंचाना है। अगर वाकई गौ रक्षा करनी है तो सरकारों से मिलकर ठोस नीति बनाएं, ना कि संतों को आपस में लड़ाएं। आपको बता दें कि विवाद का असर इतना बड़ा था कि अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने अपनी सरकारी कुर्सी तक छोड़ दी थी। हालांकि बाद में इस्तीफा वापस लिया, लेकिन इनके आंसुओं ने यह साबित कर दिया कि सीएम योगी के प्रति संतों और अधिकारियों में कितनी गहरी संवेदनशीलता है। वहीं बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने शंकराचार्य के समर्थन में इस्तीफा दे दिया और अपने ही प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगा दिए। इस बढ़ते विवाद को देखते हुए कहा जा सकता है कि अयोध्या की हवा में अब मंत्रोच्चारण के साथ साथ आक्रोश की भी महक है। सवाल ये नहीं कि कौन सही और कौन गलत है, सवाल ये है कि क्या राजनीतिक बयानबाजियों की वजह से संत मर्यादा तार-तार हो रही है। जगत गुरु परमहंस आचार्य के इस फतवे ने गेंद अब स्वामी यानी शंकराचार्य के पाले में डाल दी है। ऐसे में सवाल है कि क्या शंकराचार्य झुकेंगे या फिर अयोध्या की सीमा पर एक बड़ा टकराव देखने को मिलेगा। सनातनी योद्धाओं की इस जंग में अभी कई और मोड़ आने बाकी हैं। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगले मुद्दे की तरफ। कहते हैं महाराष्ट्र की राजनीति के समंदर में कभी शांति नहीं रहती है, लेकिन आज जो लहर उठी है उसने पुराने समीकरणों को किनारे लगा दिया है। कल तक चर्चा प्रफुल्ल पटेल की थी, कल तक चर्चा एनसीपी के विलय की थी, लेकिन आज बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है। अजीत पवार की दुनिया से जाने के बाद हर कोई पूछ रहा था कि उनकी विरासत का वारिस कौन होगा, तो जवाब मिल गया है सुनेत्रा पवार। जी हां,
बारामती से मुंबई तक अब सिर्फ एक ही नाम गूंजने लगा है, सुनेत्रा पवार। सिर्फ डिप्टी सीएम नहीं बल्कि वो बनने जा रही हैं एनसीपी की सुपर पावर। कैसे अजीत पवार ने अपने रहते ही ये मास्टर प्लान तैयार कर लिया था और कैसे अब बीजेपी की रजामंदी से सुनेत्रा पवार शरद पवार के गढ़ को चुनौती देंगी, आइए देखते हैं सत्ता के इस नए केंद्र की पूरी इनसाइड स्टोरी। दरअसल अजीत पवार गुट की एनसीपी के गलियारों से बड़ी खबर यह है कि प्रफुल्ल पटेल को अध्यक्ष बनाने की चर्चाएं अब इतिहास हो चुकी हैं। पार्टी के अंदर ताबड़तोड़ बैठकों के बाद सीनियर नेताओं ने फैसला लिया है कि नेतृत्व सिर्फ और सिर्फ सुनेत्रा पवार को सौंपा जाएगा। 30 विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों ने लिखित में अपनी सहमति दे दी है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के चुनाव 5 फरवरी यानी कल होने हैं। जैसे ही 7 फरवरी को चुनावी नतीजे आएंगे, एनसीपी कार्य समिति की हाई प्रोफाइल मीटिंग बुलाई जाएगी। इसी बैठक में सुनेत्रा पवार को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया जाएगा। वहीं सुनेत्रा पवार के अध्यक्ष बनने के बाद भी संगठन का ढांचा मजबूती से खड़ा रहेगा, जिसमें प्रफुल्ल पटेल कार्यकारी अध्यक्ष बने रहेंगे, सुनील तटकरे प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालेंगे, वाईपी त्रिवेदी खजांची की चाबी संभालेंगे, ब्रजमोहन श्रीवास्तव प्रवक्ता के तौर पर मोर्चा संभालेंगे। दरअसल शरद पवार गुट के साथ विलय की खबरें जोरों पर थीं, लेकिन सुनेत्रा पवार को सुपर पावर बनाने के लिए फिलहाल इसे होल्ड पर डाल दिया गया है। सूत्रों की माने तो अजीत पवार ने विलय के लिए कड़ी शर्तें रखी थीं, जिसमें सुप्रिया सुलेन के लिए केंद्र में मंत्री पद, जयंत पाटिल रोहित पवार के लिए कैबिनेट मंत्री की सीट की बात थी। लेकिन अब जब सुनेत्रा खुद कमान संभाल रही हैं तो बीजेपी के साथ मोल भाव का तरीका पूरी तरह से बदलने वाला है। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। सुनेत्रा पवार का सुपर पावर बनना इस बात पर टिका है कि बीजेपी को ये पवार पावर कितना मंजूर है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे आंतरिक मामला बताया है, लेकिन असली खेल केंद्रीय मंत्रिमंडल में सीटों के बंटवारे पर फंसा है। अजीत पवार ने जो बिसात बिछाई थी उस पर अब सुनेत्रा पवार अपनी चाल चलेंगी। बारामती की बहू से महाराष्ट्र की किंग मेकर बनने का सफर अब बस एक मीटिंग की दूरी पर है। विपक्ष से वंशवाद कह सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि एनसीपी के विधायक अब सुनेत्रा की आंखों में अपना भविष्य देख रहे हैं। यानी कि महाराष्ट्र की राजनीति अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां चाचा शरद पवार के अनुभव के सामने बहू सुनेत्रा पवार का नया तेवर खड़ा है। क्या सुनेत्रा पवार उस विरासत को संभाल पाएंगी जिसे अजीत पवार ने खून पसीने से सींचा था, और क्या बीजेपी के साथ ये पावर शेयरिंग महाराष्ट्र की सत्ता का नया इतिहास लिखेगी? फिलहाल 7 फरवरी की तारीख याद रखिएगा, क्योंकि उसी दिन सिर्फ वोट नहीं गिने जाएंगे बल्कि एनसीपी के नए युग की शुरुआत भी होगी। खैर, जाते जाते आपको आज के अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चेहरे बदलते देर नहीं लगती, लेकिन आज हम जिस चेहरे की बात कर रहे हैं उसने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी है। क्या आपने कभी सोचा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव अलीगढ़ की गलियों में हार्डवेयर की दुकान पर बैठे मिल सकते हैं? चौंकिए मत, ये असली अखिलेश यादव नहीं बल्कि उनके हमशक्ल सलाउद्दीन हैं। शक्ल से ऐसी कि सगा भाई भी धोखा खा जाए और स्टाइल ऐसी कि बड़े बड़े नेता भी सेल्फी लेने को मजबूर हो जाएं। सोशल मीडिया पर अब सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, अलीगढ़ वाले अखिलेश भैया। आपको बता दें, अलीगढ़ के शाहजमाल इलाके के रहने वाले सलाउद्दीन रातों रात इंटरनेट सेंसेक्स बन गए, यानी इंटरनेट पर फेमस हो गए। उनकी मुस्कान, आंखों की बनावट और चेहरे की कटिंग हुबहू पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलती है। आलम यह है कि जब सलाउद्दीन सफेद कुर्ता पजामा, लाल टोपी और कंधे पर लाल गमछा डालकर निकलते हैं तो लोग उनके पीछे भैया भैया कहते हुए दौड़ पड़ते हैं। सलाउद्दीन ने अब पूरी तरह से खुद को अखिलेश यादव के सांचे में ढाल लिया है। उन्होंने अपने बाल भी वैसे ही सेट करवाना शुरू कर दिया है जैसे अखिलेश यादव रखते हैं। वहीं सियासी गलियारे में चर्चा जोरों पर है कि समाजवादी पार्टी सलाउद्दीन की उस लोकप्रियता को भुनाने की तैयारी में है। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने उन्हें सम्मानित करने के लिए बुलाया था।
ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सलाउद्दीन सपा की रैलियों में भीड़ जुटाने और माहौल बनाने के लिए स्टार प्रचारक के रूप में नजर आ सकते हैं। वहीं सलाउद्दीन का सबसे बड़ा सपना अपने आदर्श अखिलेश यादव से हाथ मिलाना है। हालांकि लखनऊ जाने के बावजूद अभी तक उनकी सीधी मुलाकात अखिलेश यादव से नहीं हो पाई है, लेकिन सलाउद्दीन को पूरा भरोसा है कि जल्द ही असली और हमशक्ल एक ही फ्रेम में नजर आएंगी। फिलहाल उनके घर पर जश्न का माहौल है और रिश्तेदार मिठाइयां बांटकर इस नई पहचान की खुशियां मना रहे हैं। वहीं देखा जाए तो अब विपक्ष के लिए ये सिरदर्द हो सकता है, क्योंकि जहां असली अखिलेश यादव नहीं पहुंच पाएंगे, वहां सलाउद्दीन का चेहरा ही सपा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए काफ़ी होगा। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि सलाउद्दीन ने अपनी शक्ल से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक दिलचस्प मोड़ ला दिया है। ताले के शहर अलीगढ़ की ये नई पहचान सोशल मीडिया पर तो सुपर हिट हो चुकी है। अब देखना यह है कि क्या 2027 की सियासी जंग में ये हमशक्ल साइकिल की रफ्तार बढ़ा पाएगा या नहीं। तो आज खबरें अब तक में आपने देखा कि कैसे एक वैश्विक बाजार में भारत का डंका बज रहा है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की राजनीति नए समीकरणों की गवाह बन रही है। ये खबरें इशारा कर रही हैं कि आने वाले दिन भारतीय राजनीति के लिए बहुत खास होने वाले हैं। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।